बात करने वाले हैं क्लास 6 का जो हिस्ट्री है, उसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 3rd चैप्टर है जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसमें हम जो आरंभिक नगर थे उसके बारे में समझेंगे, जैसे उस समय जो हड़प्पा की कहानी थी उसके बारे में समझेंगे। साथ में हम जानेंगे कि जो उस समय नगरों की विशेषता थी वो क्या क्या थी, वो किससे बने हुए थे, उसमें जो भवनों का निर्माण था वो किस तरीके से हुआ था। जैसे ये जो महान स्नानागार है उसके बारे में भी समझेंगे। जो हड़प्पे के नगर थे उसमें भवन और नाले और सड़कें साथ में कैसे बने हुए थे, किस तरह से भवनों का निर्माण किया गया था, सड़कों का निर्माण किया गया था, किस प्रकार के जो कंक्रीट और ईंटें होते हैं यूज किए गए थे उसमें। हम उसमें ये भी जानेंगे कि जो उस समय नगरीय व्यवस्था थी जीवन की, लोगों के रहने की जो प्रक्रिया रहती थी कि वे कहाँ कहाँ रहते थे, किस प्रकार के जगहों पर रहना प्रीफर करते थे अधिकतर, उनके बारे में समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्या उस समय जो रहने की व्यवस्था थी वो नगरीय व्यवस्था थी या जो गांव स्तर के लोग रहते थे वो इस तरीके से रहते थे। हम उसमें जो तरह तरह के प्रतीक चिन्ह हैं वे किस तरह से मिले, उनका यूज किस प्रकार था, इसमें भी हम इसके बारे में समझेंगे। उस समय जो नगर थे उसमें जो नए नए प्रकार के शिल्प पाए जाते थे या जो वहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाते थे नए प्रकार के शिल्प, उसके बारे में भी हम समझेंगे। जो मूर्तियाँ पाई गई, जैसे आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो मूर्तियाँ पाई गई मोहनजोदड़ो काल में, उसके बारे में भी हम समझेंगे। इस प्रकार इसमें नक्काशी की हुई है, आप देखेंगे किस प्रकार की जो ये सालें इन्होंने ली हुई है, किस प्रकार ये नक्काशी की गई है, दाढ़ियों की जो कटिंग है किस प्रकार उस समय की गई रही होगी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हम इसमें ये भी जानेंगे कि जो उस समय पाए जाने वाले पत्थरों से बनी हुई जो मूर्तियाँ थीं, जैसे समुद्र में जो शंख वगैरह पाए जाते थे उस समय, उसको किस प्रकार लोग तैयार करते थे, और उस समय जो कच्चे माल की खोज थी वो किस प्रकार साबित हुई, वे इस कच्चे माल को किस स्थान से लेके आते थे, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और जैसे ये जो बैलगाड़ी की काल कहा जाता है वह किस प्रकार तैयार किया गया, लोग इसका यूज़ किस प्रकार करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सामान का आवाजाही है, और उस समय नगरों में जो रहने वाले लोग थे वे भोजन के लिए क्या यूज़ करते थे, किस प्रकार के चीज़ों को वो प्रीफर करते थे खाने पीने के लिए, उसके बारे में भी हम समझेंगे। जैसे जुताई के लिए इस प्रकार के हल का वे यूज़ करते थे, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि किस प्रकार के वे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे उस समय जो जुताई और बुआई होती थी उस समय करते थे। साथ में हम जो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का जो सूक्ष्म निरीक्षण है वो कैसे किया गया, उस समय गुजरात में किस प्रकार के स्थल पाए गए कौन कौन से, जैसे धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, उस समय कैसे ये लोग इसमें दिया गया है। जैसे ये लोथल का है कि उसमें प्रमुख बंदरगाहों में से एक था लोथल का जो था, तो एक तरह से हम देखेंगे इसमें, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि किस प्रकार ये जो बंदरगाह बनाए गए थे इनका बेसिकली यूज कैसा था, इसमें हम समझेंगे। साथ में हम उस प्रकार की जो उस समय जो मुद्रा चली हुई थी एक दूसरे के साथ लेन देन की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही होगी, उस समय जो मुद्रांकन और जो मुहरबंदी का काम किया गया वो किस प्रकार किया गया, इसमें हम समझेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो सभ्यता का अंत रहस्य है, यानी सभ्यता का विलुप्त कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर देखे जाते हैं सभ्यता के, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको विलुप्त होने में, और कौन कौन से सही हो सकते हैं कौन सा सही नहीं हो सकता है। ऐसे कौन से जो कह सकते हो पुरातात्विकविद हैं, कौन कौन से अपनी इच्छा जताते हैं कि हाँ इस वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई, इसके बारे में हम समझेंगे। क्लियर है। और जो अन्य बातें हैं देश विदेश की, जैसे ये रोम का है, आप कह सकते हो जो रोम का ये किला है, इस तरह से जो मकबरे बनाए गए हैं कैसे बनाए गए होंगे, किस प्रकार के इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे रहे होंगे, और लास्ट में हम इसमें ये समझेंगे कि जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में भी हम समझेंगे। क्लियर हो क्या। इसमें है तो चलते हैं भवन का संरक्षण, यानी इसमें जो ये दोनों बच्चे हैं ये जसपाल और हरप्रीत, ये अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की घर की जो खंडहर उन्होंने देखा उसमें उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर समझते थे, कुछ लोग आकर के उसकी तारीफ कर रहे थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी होगी। तो दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को लिख करके ये बताना चाहिए कि ये खूबसूरत घर जो हम यहाँ देख रहे हैं उसको सुरक्षित और संरक्षित करके इसका मरम्मत करवाना चाहिए और इसको एक सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव है क्यों आखिर। अब हम कहानी पर वापस आते हैं कि इसमें जो हड़प्पा की कहानी है वो कैसे शुरू हुई। बेसिकली जो हड़प्पा की कहानी है ये हम
अक्सर जो पुरानी इमारतें हैं वो अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से हमें अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन को बिछाया। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। बाद में उसके बाद लगभग 80 साल पहले जो पुरातात्विक ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले की गई हुई होती, इसलिए मतलब इसमें यह कह रहा है कि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि पुरानी इमारतों को तोड़ करके उस जगह नए भवन को बनाए जाने चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो आप बोलेंगे हाँ, यदि वह इमारत इमारत जो है वो पुरानी सभ्यताओं को दर्शाती है। अगर वो पुरानी सभ्यताओं को दर्शाती है तो आवश्यक रूप से उसकी मरम्मत करके हमें उसे उसका संरक्षण करना चाहिए। आप इसे एक आंसर के रूप में दे सकते हैं कि हाँ, उसका हमें मरम्मत करके अपनी जो सभ्यता है, जो कल्चर है, पुराने व्यक्ति के जो जो पुराने लोग थे उनकी जो कल्चर है उनको संरक्षित करना आवश्यक है। क्लियर है? इसमें हम यहाँ बात कर रहे थे हड़प्पा की। हड़प्पा स्थल खोजा गया। यहाँ पे कह रहा है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में और भारत के गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में इसके साक्ष्य मिले हैं कि ये स्थल हड़प्पा के स्थल हैं। इन सभी स्थलों के पुरातात्विक को अनोखी वस्तुएं मिली, यानी इन स्थलों पर जब पुरातात्विक लोग वहाँ पे गए तो उनको कुछ अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिसपे काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के पाट मिले, मुहरे मिले, मनके मिले और तांबे के कुछ ऐसे उपकरण मिले। साथ में उन्हें पत्थर के लंबे ब्लड भी मिले। अगर हम स्थलों की बात करें तो आप जरा मैप में देखेंगे इसमें कि ये उपमहाद्वीप है। यहाँ पर आपको ये आरंभिक नगर की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें जो ये आपका पाकिस्तान है, ये वाला एरिया पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी गई है वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो मिला है, जो सुतकाको मिला है, ये पाकिस्तान की है, जो कि हमारा मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा स्थल की। क्लियर है? पाकिस्तान में ये मिले हैं मोहनजोदड़ो और सुतकाको है। अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ पे राखीगढ़ी, कालीबंगन, गवेरी वाला, चंदूडरो, धौलावीरा, सुरकुड्डा, यहाँ पे आपको लोथल भी मिलेगा। ये सारे जो स्थल मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, ये हमारे भारत में हैं। ठीक है? भारत का जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, यानी इसके जो इधर वाले एरिया हैं, यहाँ पे जो स्थल मिले हैं वो भारतीय स्थल हैं इस समय, और जो इधर वाले एरिया हैं वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 2 हैं, आपको मैंने बताया। ये किसके स्थल हैं? ये आप बताएंगे हड़प्पा के स्थल हैं। क्लियर है? अब हम समझते हैं इसमें कि इन नगरों का आखिर विशेषता क्या थी, इन नगरों की विशेषता क्या रही होगी उस समय। तो आप बताएंगे इस नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रायः एक पश्चिमी भाग, यानी आप कुछ इस तरह से देखेंगे, ये मान लीजिए बड़ा वाला भाग है, ये छोटा वाला भाग है। तो वे कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है। यहाँ पे ये ऊंचाई पर बनाए गए थे, ये नीचे बनाए गए थे, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे फिगर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये ऊपर बना है, आइए कुछ थोड़ा सा नीचे बना है। यहाँ पे ये कुछ बड़ा है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। इनकी जो ऊंचाई है, ये देखिए यहाँ पे ऊंचाई अधिक है। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग पश्चिमी भाग जिसको छोटा हिस्सा कहते थे, और ये जो पूर्वी भाग है इसको कहते थे बड़ा हिस्सा। ठीक है? ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विक ने इन्हें नगर या दुर्ग कहा, यानी जो ऊंचाई वाला भाग है इसको लोगों ने कहा ये नगर है, या जो जहाँ पे राजा निवास करते थे, यानी कि, और निचले वाले भाग को इन्होंने नगर, निचला नगर कहा, और इसको ऊपर नगर या दुर्ग कहा। क्लियर है? एक बार फिर से समझिएगा। बड़े वाले जो भाग है, बड़े वाला, उसको कहते थे लोग दुर्ग या नगर। ठीक है? नगर दुर्ग। और जो नीचे वाला भाग था उसको लोग कहते थे निचला नगर। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, यानी इन दोनों की जो चारदीवारी थी ये पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतने अच्छे पके थे कि हजारों साल बाद भी आज इसकी जो दीवारें हैं वो खड़ी हुई हैं। क्लियर है? और जिससे इनकी जो दीवारें हैं, अब इन जो ईंटों पर कई प्रकार की चिनाई की गई है।
जिससे इनकी दीवारें खूबसूरत बनी हैं और मजबूत बनी हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो जो मोहनजोदड़ो की बात अगर करें तो वहाँ पे एक खास तरह का तालाब बनाया गया है। अभी हम आगे नीचे फिगर में देखेंगे कि एक खास तरह का तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातात्विक ने एक महान स्नानागार नाम दिया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर इन दोनों का इस्तेमाल किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मोहनजोदड़ो में बनाए गए जो तालाब हैं उसमें कौन कौन से किस किस चीज़ से ये बना होता है, तो आप बताओगे ये ईंट और प्लास्टर इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है? इससे पानी का जो रिसाव है वो रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर एक चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी, जिससे जो पानी है उसका रिसाव न हो सके। और इसके चारों तरफ कमरे भी बनाए गए थे, आपको मैं फिगर में दिखाऊंगा अभी। और इसमें भरने के लिए पानी और कुएं, यानी कि जो पानी है, जो मैं महान स्नानागार की बात कर रहा था, ये कुछ इस तरह से है। ये मोहनजोदड़ो की मैं बात कर रहा हूँ, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला था। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये है जो स्नानागार है, ये किससे बना था? ये ईंट और प्लास्टर इससे बना हुआ था। क्लियर है? इसमें देखिए चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियों को चारों तरफ से बनाया गया है। यहाँ आपको कपड़े बदलने के लिए, यानी लोग नहा करके वापस जाते थे और कपड़े बदलते थे, तो यहाँ पे कुछ घर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ आसपास एक कुआं भी रहता था। क्लियर है? ये आप मोहनजोदड़ो का जो फिगर है महान स्नानागार का, उसको आप देख सकते हो। क्लियर है? ये पक्की ईंटों से बना था, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पक्की ईंटें हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे ये भी दिया है कि जो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर में अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, जहाँ संभव है ऐसा कि वहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है भवन, नाले और सड़कें, यानी यहाँ पे भवन किस प्रकार बनाए गए होंगे, नाले किस प्रकार बनाए गए होंगे, और जो सड़कें बनाई गई होगी ये किस प्रकार से इन नगरों पर बनाई गई होंगी। तो आइए समझते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे भी बनाए जाते होंगे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, एक कहानी के रूप में समझिए कि कह रहा है कि जो घर होता था वो 1 मंजिला या 2 मंजिला होता था। घर के आंगन में चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आंगन रहता था, यहाँ पे कमरे, यहाँ पे कमरे, यहाँ पे कमरे, ऐसे ऐसे करके ये बीच में आंगन रहता था। क्लियर है? फिर कह रहा है कि जो अधिकांश घर होते हैं उसमें स्नानागार और कुएं ये दोनों रहते थे। ठीक है, कुछ में कुएं रहते थे, कुछ में स्नानागार रहते थे। कई घरों में ढके हुए नाले पाए जाते थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन द्वारा बनाया जाता था। यानी कि जो नाले रहते थे वे सीधी लाइन होते थे और वे ढके हुए रहते थे ताकि पानी आसानी से बह न सके। जो पानी रहता था वो आसानी से बह सके, ऐसा उसमें बनाया गया था। ठीक है, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। जैसा आजकल के जो महानगर हैं उन नगरों में इस प्रकार बनाए जाते थे, जो छोटी नालियाँ होती हैं वे ऐसे ऐसे आती हैं और एक बड़ी जो नाली होती है उसमें जाकर के लोग उसमें मिल जाती है, और ये बड़ी नाली जाकर के किसी जो नली नाले होते हैं बड़े वाले बनाए जाते हैं उसमें जाकर के चली जाती है। कुछ इस तरीके से उस समय ये बनाए जाते रहे होंगे। जो छोटे छोटे नाले हैं वे बड़े नाले में आकर के मिल जाते थे। ठीक है, नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह इस प्रकार मेन होल बनाए जाते थे। ठीक है, मेन होल, उसको ढकने के लिए मेन होल बनाए जाते थे, जिससे अगर बाय द वे अगर नालों की सफाई करनी रहती थी तो इसी के अंदर लोग चले जाते थे और सफाई करके फिर इसको ढक देते थे। ठीक है, और घर, नाले और सड़कों का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से होता था कि किस प्रकार हमें घर बनाना है, किस दिशा में नाली को निकालना है और किस प्रकार सड़कों के सामने घर बनाना है, किस प्रकार नाली निकालना है। ठीक है, एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है, जैसे आजकल के नगरों का निर्माण होता है एक योजनाबद्ध तरीके से। क्लियर है? अब हम बात करें उस समय नगरीय जीवन की बात करें कि उस समय नगरीय जीवन कैसा रहा होगा, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती होती है। मतलब जो हड़प्पा का नगर है वहाँ पे बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते हैं थे। ये संभवतः यहाँ के शासक रहे होंगे। यह भी संभव है कि ये लोग शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे।
शायद इसका शासक लोग जो शासक थे वे खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमतों और चीज़ों को अपने पास रखते रहे होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते रहे होते हैं। मुहर जो बनते थे मुद्रा के रूप में, उन पर ये जो लिपिक थे वो लिखते रहे होंगे और शायद अन्य चीज़ों पर भी ये लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, यानी खत्म हो गई, विलुप्त हो गई या समाप्त हो गई। जब पुरातात्विकविद उसको खोजने में लगे रहे होंगे तो वो बच नहीं पाई, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, इसमें अगर हम फिगर की बात करें तो ये कुछ जो नालियाँ हमने बताया आपको, नालियाँ कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी। अब इसमें देखेंगे फिगर में नाली किस प्रकार बनाई गई होंगी। नीचे देखेंगे आप प्लास्टर लगा हुआ है, अगल बगल ये ईंटें हैं जो कि पक्की ईंटें हो रही होंगी, और देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और इसको किस प्रकार ढका गया है अगर आप फिगर में देखें तो, ठीक है। जो कुएँ बनाए गए हैं यहाँ पे आप देखेंगे, कुओं की जो शेप है वो किस प्रकार है, इसको बाद में लोग ढक भी देते थे इस तरह से। क्लियर है। इसके अलावा भी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अलावा भी शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे और लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ भी ले आते थे। सुदूर दर्शन की अगर कहानियाँ हम सुने तो मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जहाँ पे जो पुरातात्विकविद हैं और इन्होंने जब पुरास्थलों की खोज की तो वहाँ पे कई प्रकार की मिट्टियों की जो मिट्टी के खिलौने हैं वो मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें जो कालीबंगन है वहाँ पर मिट्टी के खिलौने मिले हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। ये जो आपको दिख रहा है ये उस समय हड़प्पा के समय ये मुहर है, ये मुहर है। अब मुहर के ऊपर आप देखेंगे एक विशेष प्रकार की लिपि लिखी गई है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। विद्वानों को मानना है कि जो विद्वान थे वे इसकी पढ़ने की कोशिश तो की लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। ये एक विशेष प्रकार की मुद्रा है, मुहर है, मुहर। क्लियर है, मुहर। अगर आप इसको देखेंगे ये मिट्टी के खिलौने हैं जो हम पीछे आपको बता चुके हैं कि मिट्टी के खिलौने कुछ इस तरीके से रहते थे। इसका साक्ष्य भी कालीबंगन जैसे स्थल पर मिला है। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब मेरा जो नेक्स्ट आता है वो है नगर और नए शिल्प। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से नगर में जो नए नए शिल्प मिले हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो मिले हैं वो अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, सोने, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं यहाँ पर बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार इसमें पाए गए हैं, हथियार भी बने हैं, गहने और बर्तन भी इससे बनाए गए थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते रहे थे। यानी जो धातुओं द्वारा निर्माण किया गया वस्तुएं हैं उनकी बात कर रहा है कि कांसे से औजार, हथियार और गहने और बर्तन बनते थे। अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो गहने और बर्तन ये दोनों बनाए जाते थे। क्लियर है। यहाँ पर जो सबसे आकर्षक वस्तु मिली वो मनके, बाँट और फलक। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर एक विशेष प्रकार की चित्रकारी का इस पर चित्रकारी की गई है जिसको देख करके ये अद्भुत दिखाई देता है। क्लियर है। ये जो आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का बाट है। इसको आप देखेंगे तो यह किस प्रकार एक पत्थर से बना हुआ है, चट पत्थर से बना है। ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर से बनाया गया होगा। इसका जो काम है वो तौलने के लिए, इसको कुछ वस्तुओं को तौलने के लिए इसका काम जो है बनाया गया है। क्लियर है। इसमें आप देखेंगे कि जो विशेष प्रकार की चित्रकारी की गई है, गहनों का निर्माण किया गया है। आप देखेंगे इसमें जो गहनों का निर्माण है किस प्रकार ये करधन बनाया गया है, ये किस प्रकार बाली है, ये जो कंठ पे पहना जाता है ये वाला एरिया, जो कंठ पे पहना जाता है वो ये वाला एरिया है। ठीक है। ये जो हथियार बनाए गए हैं उससे ये वाला आप देख सकते हैं किस प्रकार ये धातुओं से हथियार बनाए गए हैं। क्लियर है। ये जो मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो से ये एक व्यक्ति हैं जो पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। मैंने बताया आपको कि ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें एक कढ़ाईदार वस्त्र इन्होंने पहनी हुई है, ये वाला एरिया एक कढ़ाईदार वस्त्र इन्होंने पहना हुआ था। ये एक विशेष जो कढ़ाई है उसको दर्शाती है कि उस समय लोग एक इनोवेटिव तरीके से अपने आप को रखते थे, अपने जो वस्त्र है उसको पहनते थे, अपनी जो डिजाइन है उसको एक करते थे। आप इनकी अगर दाढ़ी की डिजाइन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के
टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी, जो पक्की मिट्टी है तथा फेयन से बनी टकलियाँ, सूत कटाई यहाँ पर मिले हैं, इससे संकेत मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मुहरों तथा उस पर पच्चीदारी करना। जो मूर्ति वाला हमने फिगर देखा है वो कितने आकर्षक ढंग से उसको बनाया गया है। हमने जो दाढ़ी वाला मूर्ति देखा है यहाँ पे, आप देखेंगे कि ये कितने आकर्षक ढंग से ये बनाया गया है, इसके बारे में बताया है। तो ये जो नक्काशी की गई है बड़े ही आकर्षक ढंग से की गई है। ये कोई विशेष जो विशेषज्ञ मूर्तिकार ही इसका काम किया होगा। इस नक्काशीदार मूर्ति को बनाने के लिए जो मूर्तिकार है वो बड़ा विशेषज्ञ रहा होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। इसके बारे में हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, या शायद कुछ महिलाएं काम करती रही होंगी, कुछ पुरुष काम करते रहे होंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि फेयंस क्या है। पत्थर, अब जानते हैं कि फेयंस क्या है। ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। जो पत्थर है और जो शंख है, शंख कहाँ मिलता था? समुद्र वाले इलाका में या कुछ कठोर चट्टान से मिलते थे। पत्थर भी चट्टान से ही मिलते थे। ये आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। लेकिन जो फेयंस है ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। अब आप समझेंगे कि जो फेयंस कैसे बनता था। जो फेयंस है ये बालू या जो स्फटिक पत्थर होते हैं उनके चूर्ण को गोंद में मिला करके एक विशेष प्रकार की वस्तु बनती थी जिसको हम फेयंस कहते हैं, और उसके ऊपर कुछ चिकनी कढ़ाई होती थी। जैसे आप देखेंगे ये वाला देखेंगे तो ये जो है ये बालू और गोंद में मिला करके इसको एक विशेष प्रकार से बनाया गया है, और इस पर एक विशेष प्रकार से नक्काशी भी की गई है जिसको चिकनी परत भी कहते हैं, कि इस पर चिकनी परत भी चढ़ाई गई है। ठीक है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः कैसे होते थे? नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। अगर हम फेयंस की बात करें कि फेयंस से क्या क्या बनते थे, तो फेयंस से बात करोगे कि फेयंस से मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनती थी, बाले बनते थे जो कान में पहनने वाला होता है, और छोटे बर्तन का भी निर्माण होता था जिसका काम सजावटी के रूप में लोग आज भी करते हैं। इस तरह के पत्थर का निर्माण सजावटी के रूप में करते हैं। क्लियर है। तो अब समझ में आ गया ना कि फेयंस कैसे बनते हैं। फेयंस जो है वो बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण और गोंद में मिला करके इसको बनाया जाता है, साथ में उसके ऊपर एक चिकनी परत भी चढ़ाई जाती है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है कच्चे माल की खोज आखिर कैसे हुई। लोग कच्चा माल किसे कहते हैं, यानी रॉ मटेरियल कच्चे माल को कैसे कहते हैं, तो इसमें हम समझेंगे कि कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान और पशुपालन का उत्पादन करते हैं। जैसे जो लकड़ी है या धातुओं के बने अयस्क, ये प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, यानी कि जो पेड़ों से हमको लकड़ी बनती है वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, तो उसको हम जब फर्नीचर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो एक पक्का माल हो जाता है। क्लियर है। यानी कि वो मेन अपने जो कन्वर्जेशन है, जिस रूप में हम उसको ढालना चाहते हैं उसको हम ढाल देते हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लकड़ी के रूप में यूज़ करते हैं। तो लकड़ी जो है वो कच्चा माल के रूप में कहा जाएगा। क्लियर है। इससे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे हमने आपको बताया। अगर हम एग्जाम्पल लें तो किसान द्वारा पैदा किए गए जो कपास है उसको हम कहेंगे कच्चा माल, लेकिन बाद में जो कटाई और बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है ये उसका हो गया अलग चीज़। हम जो कपास है उससे कई प्रकार की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं, हम उसको कपड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, उससे हम किसी प्रकार की वस्तुएं अन्य वस्तुएं भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेन जो कपास है उसको हम कच्चा माल कहेंगे, इसमें मेन रूप से समझने वाली बात है। ठीक है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिलती रही, मतलब जो हड़प्पा है वहाँ पर लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन जो तांबा, लोहा, सोना, चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर हैं उनको दूर दूर से उनको मंगाना पड़ता था। ठीक है, उनको ऐसा इसमें कहा गया है कि जो लोहा, तांबा और सोना, चांदी हैं उनको बहुत दूर से उनको आयात करना पड़ता है या मंगाना पड़ता था। ठीक है। अब बात आती है आखिर वे आयात करते कहाँ से थे। तो अगर हम तांबे की बात करें तो तांबे का जो आयात था वो आज के राजस्थान से, यानी कि राजस्थान से वे तांबे का को आयात करते थे, और यहाँ तक कि जो पश्चिमी एशियाई देश है ओमान जिसे, वहाँ से भी तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ
मिलाई जाने वाली जो टिन है उसका आयात जो है वो ईरान से और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, यानी जो तांबा है, तांबा तो आपने क्लियर कर लिया कि तांबे का जो निर्माण है वो कहाँ से होता था, राजस्थान से और ओमान से। लेकिन जो टिन है उसका निर्माण कहाँ से होता था, उसका जो आयात होता था वो कहाँ से होता था, उसका आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। अब हम कहेंगे कि सोने का आयात कहाँ से होता था, तो सोने का आयात जो है वो कर्नाटक से होता था। ठीक है, आज के कर्नाटक से होता था। और जो बहुमूल्य पत्थर मिलते थे वो कहाँ से होते थे, तो उसका निर्माण, उसका जो आयात है वो गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान इन देशों से या इन जो स्थान है यहाँ से होता था। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो आयात है तांबा, सोना, चांदी, इन टीन का आयात जो है वो कहाँ से होता था। ठीक है, जो नगरों में रहने वाले के लिए जो भोजन था वो कौन कौन सा था, वे कौन कौन से भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो गांव में रहते थे वे किस प्रकार अनाज को उगाते थे, इसमें ये कहा गया है। जैसे लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासक और लेखकों और दस्तकारों के खाने पीने के लिए सामान देते थे उस समय। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, ये इतनी सारी वस्तुओं को वे उगाते थे। जमीनी को जुताई के लिए वे हल का उपयोग करते थे। जैसे अभी हम फिगर में आपको दिखाएंगे कि जो हल का आकार है वो कुछ इस तरीके से था। उनको जमीनों को जुताई के लिए ये लकड़ी का बना होता था। इसके जुताई के लिए इस तरह से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे। तो क्योंकि ये लकड़ी से बने होते थे, लेकिन हल के आकार का जो ये खिलौना है ये ऐसा मिला हुआ है पुरातात्विक स्थल पर। इस क्षेत्र में अगर बारिश कम होती थी जहाँ पे, तो इसलिए उन्हें सिंचाई के लिए लोगों के कुछ तरीके अपनाए गए थे। जो वो स्थल है वहाँ पे बारिश कम होती थी तो उनको सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि संभवतः पानी का जो संचयन है वो किया जाता होगा, और यानी कि पानी को रोकने के लिए कुछ अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया होगा कि पानी को किस प्रकार रोके, बांध बना के रोके, कुछ इस तरीके से तालाब बनाए, और बाद में उनको फसलों की जो सिंचाई होती थी वो वहीं से होती थी। क्लियर है। जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा के जो लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन जो पालतू पशु हैं उनको वे पालते थे। बस्तियों के जो आसपास जो तालाब और चरवाहे होते थे ऐसा माना जाता था, क्योंकि इनको तालाब के जैसे तालाब और चरवाहे से ही उनको आइडिया लगा कि जो है उससे हमें जो जानवर है उनको पालने में आसानी होगी। क्लियर है। लेकिन लेकिन जब सूखे वाला महीना आता था तो मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। यानी जहाँ पानी रहता था, जहाँ चारा आता था, वहाँ पे उनको ले करके जाना पड़ता था। फलों को इकट्ठा करते थे खाने के लिए, वे मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का वे शिकार भी करते थे। क्लियर है। अब आता है हमारा कि जो गुजरात में हड़प्पा नगर है उसका जब सूक्ष्म निरीक्षण हुआ तो उसमें कैसे पता चला। जैसे कच्छ के इलाके में खादीर बेंत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों के दो भागों में विभक्त किए गए थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों में को संभवतः लकड़ी से जड़ा जाता था। यह एक अनोखा अवशेष था क्योंकि ये आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहरों जैसी छोटी छोटी वस्तुओं से पर बनाए गए थे। गुजरात की जो खंभाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा जो लोथल नगर है, वो ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर, ये जो कौन कौन से होते थे, पत्थर, शंख, धातुओं से बने कई चीज, इन चीज़ों का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडारगृह भी था और इस भंडारगृह में कई प्रकार की मुहरें और जो मुहरबंदी होती थी वो यहीं पर होती थी। ठीक है, और यहाँ मिला भी है। क्लियर है। जो लोथल का बंदरगाह है उसको हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि जो लोथल का बंदरगाह है वो नीचे होगा, वो यही है। ये है लोथल का बंदरगाह। क्लियर है। ये उस समय बड़ा फेमस बंदरगाह रहता था। आपको बताया कि किस प्रकार यहाँ पे बहुमूल्य कीमती वस्तुएं मिलती थी। ठीक है।
उसके बाद से हमारा आता है कि यहाँ पर एक इमारत भी मिली जहाँ पे संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके और मनके बनाने वाले जो उपकरण थे वो भी यहाँ पे मिले थे। ठीक है, अब समझते हैं कि जो मुहर है और जो मुद्रांकन है यानी मुहरबंदी है वो कैसे होती थी और किस प्रकार दिखती थी। तो जो मुहर है वो कुछ इस तरीके से होता था। मुहरों के प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। ठीक है, थैलों को बंद करने के लिए उस मुहर पर गीली मिट्टी के पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और जो मुहर की छाप है उसको कहते हैं मुहरबंदी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के रूप में समझें तो जैसे ये हमारा कोई सामान है। अब सामान के ऊपर हम इस तरह से कोई गीली मुहर लेंगे और उसके ऊपर जैसे थप्पा होता है, फाइलों पर लगाया जाता है थप्पा, इसके ऊपर हम मार देंगे थप्पा और इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे तो इससे सील हो जाएगा और इसको कहते हैं मुहरबंदी करना। क्लियर है, इससे अगर इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी तो जो लोग हैं वे समझ जाते थे। और इसका उपयोग बेसिकली कहाँ होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब सामान को ले जाया जाता था तो वहाँ पे किया जाता था। ठीक है, जिससे जो चोरी की संभावना रहती थी वो न के बराबर रहती थी। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ होता तो लोगों को पता चल जाता था। ठीक है, अगर हम सभ्यता के अंत की बात करें कि सभ्यता के अंत का जो रहस्य है वो कैसा है, कि सभ्यता किस प्रकार उसका अंत हुआ और उसके पीछे कौन कौन से रहस्य लोग मानते हैं, तो 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मुहर और बाटों का जो प्रयोग था उसको बंद कर दिया गया। दूर दूर से जो कच्चे माल का जो आयात था वो काफ़ी कम हो गया क्योंकि लोग रहे ही नहीं होंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जो जल निकासी प्रणाली थी वो नष्ट हो गई और जो सड़कों पर ही जो झुग्गीनुमा घर हैं उस पर बनाए गए। जो इसकी एक विशेषता थी कि एक बेहतर घर बनाने की प्रक्रिया, जो सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति पर समकोण स्तर पर बनाई जाती थी, जो नालियाँ हैं वो विशेष तरीके से बनाई जाती थी, गंदगी के लिए एक विशेष स्थान रहता था, आयात अधिक होता था, मुहर बाटों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सारी चीज़ें का उल्टा होने लगा, यानी ये सारी चीज़ें उल्टा होने लगी, कचरा फैलने लगा, जो आयात है कम होने लगा, लोग जाने लगे, बाटू प्रणाली की सिस्टम वो समाप्त हो गई, जो घर है वो झुग्गीनुमा बनने लगी और भी सड़क पर ही। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आखिर ऐसा सब हुआ क्यों? तो कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियाँ सूख गईं इसलिए हुआ, कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया इसलिए हुआ, कुछ का कहना है कि जो ईंट जो मकान के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी उसके अलावा जो मवेशी के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास मैदान जो समाप्त हो गया तो इससे वे लोग चारागाह की खोज में यहाँ से जाने लगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ कुछ ही इलाकों में पड़ता है, पूरा इलाका थोड़ी खाली होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जो भी हुआ उसके परिवर्तन का बिल्कुल हमें असर दिखाई पड़ता है। आधुनिक पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जो सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास शुरू हुआ और इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, अध्याय 5 और अध्याय 8 में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम अन्य जानकारी की बात करें तो जो एटलस है यानी कि जो आप मैप निकालेंगे उसमें आप मिस्र को ढूंढेंगे, मिस्र कहाँ पे है। अब जो मिस्र की बात है वो क्या है, वो ये है कि जो नील नदी के आसपास वाले जो इलाके हैं उनको छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान का है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासक करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े जो मकबरे हैं उनको बनाए, जैसे पिरामिड है, आपको फिगर में दिख भी रहा होगा ये पिरामिड है, इससे बड़े बड़े मकबरे इन्होंने बनवाए। राजाओं के मरने पर उनकी शवों को इन्हीं जो पिरामिड में इसमें दफना करके सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को मम्मी कहा जाता था। आपने कभी इसका नाम तो सुना ही होगा। इनके जो शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जिसमें खाद्यान्न, प्रिय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों का भी मानना था कि मरने के बाद भी लोगों का जो जीवन है वो है और जीवन जीने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन और दौलत खर्च किया। यानी कि जो दफनाने की प्रक्रिया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा धन और दौलत दफनाने में खर्च किया, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों को दफनाते थे, इसलिए उसमें खर्च ज़्यादा लगता था। क्लियर है? खत्म हो गया है। अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि पुरातात्विक विदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो जो पुरातात्विक जो लोग थे, विभाग था, वो वहाँ पे कपड़ों का बहुत सारा अवशेष मिला, जिससे उनको लगा कि यहाँ पर कपड़े का यूज होता था। कौन सा अवशेष मिला? यहाँ पे जो आपने देखा होगा, पहले बताया कि जो मोहनजोदड़ो के जो एक हमने बताया कि जो व्यक्ति थे, उन्होंने एक विशेष प्रकार के शाल ओढ़े हुए थे, जिस पर कई प्रकार की नक्काशी की गई थी। तो वो जो शाल था जो उन्होंने पहना था, वो कपड़े से बना था। तो इससे ऐसा पता लगता है कि उस समय जो है वो कपड़े का यूज किया जाता रहा होगा। ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें कह रहा है कि ये सुमेलित करना है। ठीक है। तो जो तांबा है वो कहाँ मिला था? तांबा हमारा राजस्थान में मिला था। सोना कहाँ मिला था? सोना हमारा कर्नाटक में मिला था। टीन कहाँ मिला था? टीन हमारा अफगानिस्तान में मिला था। और जो बहुमूल्य पत्थर है वो हमारा गुजरात में मिला था। क्लियर है? अब जो लास्ट का क्वेश्चन इसमें दिया है, लास्ट है ये है हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो क्योंकि ये चीज़ें थी ये चीज़ें थी, ये धातुएं लेखन पहिया, ये जो है ये बहुत सी धातुएं ऐसी थी जो धातुओं से बनी थी, जो बहुत सी वस्तुएं थी वो धातुओं से बनी थी, जैसे कांसे के तांबे, बर्तन, औजार, हथियार और गहने थे वो भी इन्हीं धातुओं से बने थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट थी। जो मोहरों का निर्माण था, ठीक है, मोहरों का निर्माण भी एक विशेष प्रकार है जिससे लेखन प्रक्रिया में हम यूज करते थे। एक तरह से मुहरबंदी के रूप में इनका यूज हम करते थे। ठीक है। अब हम बात करें कि हल का यूज कैसे होता था। तो हल का यूज जो है वो खेतों को जोतने के लिए, जैसे हम जब बीज बोते हैं तो उसको खेतों को पहले जोतना पड़ता है, तो और बोने के लिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें हल का यूज पड़ता है। हमने फिगर में आपको दिखाया कि जो हल होते थे वो किस प्रकार लकड़ी के ऐसे बने होते थे। ठीक है। तो हमने समझ लिया कि जो धातुएं हैं उनका यूज़ कैसे होता था, हमने समझ लिया। जो लेखन प्रक्रिया है उसमें मुहरबंदी किस प्रकार की जाती थी, और जो हल है उनका इस्तेमाल कैसे होता था। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके शब्द आपको जानने चाहिए। हमने इस जो चैप्टर है थर्ड वाला, इसमें हमने नगर की बात की थी। जो नगर दुर्ग है वो क्या थे, शासक किन्हें कहते हैं, लिपिक किन्हें कहते हैं, और मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल और हल और साथ में सिंचाई, इन शब्दों का इसमें यूज हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग इसे जानते होंगे। इसमें कुछ तिथियां दी गई हैं जिनको आपको जानना इंपॉर्टेंट है। ये तिथियां हैं जैसे मेहरगढ़ में कपास की जो खेती होती थी वो लगभग 7,000 साल पहले हुई थी। नगरों का जो आरंभ था वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों का जो अंत हुआ वो 3900 साल पहले शुरू हो गया था। और जो अन्य नगरों का विकास है वो 2500 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पे समाप्त हुआ। जो क्लास 6 का जो हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है वो हमारा समाप्त हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो लास्ट में कहेंगे थैंक यू वेरी मच।